हेलो ऑल, ये है मास्टर डिफरेंशिएशन का पार्ट थर्ड और इसमें हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमने कंटेंट कुछ इस तरीके से बनाया है कि इसको देखने के बाद आप मॉडुलस फंक्शन के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केपेबल हो जाएंगे। तो पहला हम इसमें बताएंगे आपको मीनिंग मॉडुलस का क्या होता है। उसके बाद हम साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे जिससे आपको ग्राफिंग में बहुत ईजी हो जाएगा मॉडुलस फंक्शंस के। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे जो मॉडुलस फंक्शंस वाले ग्राफ होते हैं उनका और विदाउट मॉडुलस वाले फंक्शंस का। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ग्राफ ट्रेसिंग के बाद एक ऐसा पॉइंट हमें ग्राफ ट्रेसिंग में आएगा जिससे हमें पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन करना क्यों ज़रूरी होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशिएशन करना कैसे है एंड देन एक ट्रिक देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि सारे क्वेश्चंस मॉडुलस के एक ही तरीके से सॉल्व हो सकते हैं और वो मेथड होगा एनालिटिकल मेथड। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले तो जब हम इसकी मीनिंग के बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब भी मॉडुलस फंक्शन की बात होती है तो लोग क्या करते हैं, लोग मॉड ऑफ एक्स को मॉडुलस फंक्शन समझ लेते हैं। पहली बात तो ये गलत है। हमारे पास मॉडुलस को डिनोट करने के लिए दो लाइंस होती हैं, दो लॉन्ग लाइंस, जिसके बीच में कोई सा भी फंक्शन आएगा तो ये होल फंक्शन विद द लाइंस मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन कहलाता है। तो पहली बात तो ये गलत है कि क्योंकि जब भी बात होती है मॉडुलस फंक्शन की तो मॉड ऑफ एक्स लिखा जाता है, ये गलत है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन या मॉड ऑफ ई टू द पावर एक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो पहली बात तो ये गलत होता है। इसके अंदर कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं और या फिर कोई वेरिएबल हो सकता है। ठीक है। तो इसको हम मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन बोलते हैं। नॉर्मली हम इसको y इज इक्वल्स टू या कोई भी जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं। क्यों? इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में ये फ़र्क है कि यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल आ गया है और यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते थे एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये भी तो सही होता, ये भी तो एक्चुअली एक मॉड फंक्शन है ना, ये भी मॉडुलस है। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस हम इसको वेरिएबल के तौर पे ना लेके जनरलाइज रिजल्ट लेने के लिए फंक्शंस के तौर पे लेके चलते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ भी आ जाए तो हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है, वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स या फिर वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका साइन कन्वेंशन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं साथ में कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो दो लाइंस हमारे पास होती है ना, इनका बहुत अच्छा मीनिंग होता है। अगर आप आर डी शर्मा या बड़ी बुक्स में उठा के देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि किसी भी चीज़ का जब हम स्क्वायर करते हैं और फिर उसका अंडर रूट करते हैं तब इसको हम मॉडुलस बोलते हैं। एक्चुअली जब जेई में इसमें क्वेश्चन आता है तो वो कभी मॉड ऑफ एक्स या मॉड ऑफ समथिंग लिखते ही नहीं है, मॉडुलस फंक्शन का यूज़ करते ही नहीं। वो एक्चुअली किसी भी चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन है और उनको मॉड में दिखाना है तो वो क्या करते हैं, उसकी स्क्वायरिंग एंड देन मॉड लगा देते हैं और फिर कोई भी वेरिएबल या कुछ भी दे देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कट करते हैं और फिर वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन पे आगे ऑपरेशन करना चालू कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पर जब आपने ये लिख रखा है किसी भी चीज़ का तो ये ही मॉडुलस होता है। ओके। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि मीनिंग क्या होता है मॉडुलस का। मीनिंग ये होता है किसी भी चीज़ का स्क्वायर का अंडर रूट जब हम करते हैं तब ये मॉड लगता है इसके आगे। जैसे कि हमें सारी चीज़ें एब्सोल्यूट बोलते हैं ना इसको, तो सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव मिलती हैं। ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में ये बात हमें जान लेनी ज़रूरी है कि देखिए कोई सा भी जब क्वेश्चन होता है या फंक्शन होता है तो उसमें हमें क्या करना होता है, हमें एक वैल्यू लेनी होती है खुद से जो हम पुट करेंगे और सेकंड वैल्यू को हम फाइंड करते हैं एक वैल्यू पुट करने के बाद। मतलब जैसे कि एक्स और वाई हमारे पास दो इसमें वेरिएबल्स हैं। ठीक है। तो इसमें हम एक्स की वैल्यूज़ लेते रहेंगे लाइक 0 और वाई की वैल्यू फाइंड करते रहेंगे लाइक 1। ठीक है। तो हमें ऐसे करते करते हमें वैल्यूज़ पुट करके वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू या जो भी मॉड के अंदर होगा उस वेरिएबल की वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है। तो ये जो एक्स की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यार, ये तो हम पुट कर रहे हैं ना, तो ये तो मैं पॉजिटिव भी ले सकता हूँ, ये तो मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, एक्स हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से एक होगा, ये तो पक्की बात है। बट हाँ, बिकॉज ऑफ मॉडुलस, ये हमें ध्यान में रखने वाली बात है कि बिकॉज ऑफ मॉडुलस वाई हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगा, अंदर इसमें कुछ भी वैल्यू हो फंक्शन की, बट मॉडुलस की वजह से वो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अगर वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और वाई हमें कैसा मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि वाई हमेशा हमें पॉजिटिव मिल रहा है और एक्स हमेशा हमें नेगेटिव और पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है बिकॉज मैंने वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ कोई भी ऐसे ही फंक्शन ले लिया है। ठीक है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है इसमें, और इस फंक्शन में जो भी वेरिएबल होगा अंदर वो हम डिसाइड करेंगे खुद, क्योंकि हम वो पुट करने वाले हैं और वाई की वैल्यू मॉड की वजह से हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। इसमें तो कुछ मैंने नया नहीं लिखा है। अब हम आ जाते हैं सीधा ग्राफिंग पे जल्दी से, बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। ग्राफिंग में देखिए हमें क्या देखना है,
आपको मॉडुलस फंक्शन की ग्राफिंग तब समझ में आएगी जब आपको पता चलेगा कि कंपेयरिंग कैसे होती है। मतलब एक विदाउट मॉडुलस वाला फंक्शन और एक मॉडुलस वाला फंक्शन को लेने के बाद जो हम दोनों के ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कैसे वेरी करते हैं दोनों। तो पहली बात तो मॉडुलस फंक्शन में ये जान लेनी ज़रूरी है कि यार अगर हम ग्राफिंग पढ़ रहे हैं मॉडुलस फंक्शन की तो हमें ये चीज़ें ज़रूर दिखने वाली हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम किंक बोलते हैं, KINKS, ठीक है। ये किंक्स होती हैं जो हमें बताती हैं कि ये फंक्शन कैसा बनेगा, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन में हमेशा किंक दिखेगी, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं कंपेयरिंग कैसे होने वाली है। तो पहला हमारे पास फंक्शन है y=x, जिसको हमने बनाने के लिए किया है सीधा सीधा x और y की वैल्यूज़ प्लॉट किए हैं। मतलब x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू गेट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू -1 रखी, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ऐसे करके हमने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। और पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद हमारे पास ये ग्राफ बन के आता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल है। 1 पुट किया तो 1 मिला, 2 पुट किया तो 2 मिला, ऐसे करके हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। तो अब जब हम देखते हैं, जब मॉडुलस फंक्शन की बात आती है तो क्या हमें मिलता है? ऐसे ही सेम टू सेम हमने y=mod x के साथ ट्राई किया, x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू गेट की, बट बिकॉज ऑफ मॉडुलस y हमेशा ऑलवेज हमें पॉजिटिव मिला, ठीक है। तो इसको जब हमने पॉइंट्स को प्लॉट करके देखा तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिला जिसमें मैंने बताया था कि किंक आनी है, ठीक है। और ये किंक हमें मिली, आप देख सकते हैं ये वाला किंक और ये वाला किंक प्रेडिक्शन वाला बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसमें तो बहुत कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। बट देखिए अब ऐसे ही हमें देखना था कि भाई किंक हमेशा ऐसा नहीं होता है, किंक ऐसा भी होता है, उल्टा भी होता है। तो बस उसके लिए मैंने आपको एक ऐसे नॉर्मली एक ग्राफ बना के दिखाया -mod x का, जिसमें से मैंने सॉल्व करने के लिए -y इधर ले लिया, mod x ऐसी का ऐसे ही है, x की वैल्यू पुट की है और y की वैल्यू गेट की है। अब हमारा y हमेशा नेगेटिव मिला हमें। वो बात ठीक है कि मॉड लग रहा है, लेकिन मॉड के बाहर एक माइनस भी है ना, ये वाला। तो इसकी वजह से जो भी हम गेट कर रहे हैं वो सब हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। तो उससे हमारा जो किंक होता है वो उल्टा हो गया है, ठीक है। तो मतलब हमने क्या कंक्लूड किया यहाँ से कि अगर हमें कोई ग्राफ बनाना है नॉर्मली, तो हम वो नॉर्मली ग्राफ बना देंगे। मान लीजिए कोई ग्राफ हमारा बन जाता है ऐसा, ठीक है। मान लेते हैं कोई ग्राफ हमारा बन जाता है ऐसा, और उसी ग्राफ में जैसे मान लीजिए थे कि x² - 1 का ग्राफ था, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। नॉर्मली विदाउट मॉड x² - 1 का ग्राफ अगर ऐसा था, तो मॉड लगाने के बाद हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ। इतना तो पॉजिटिव होगा, बट बाकी चीज़ ऊपर आ जाएगी जो नीचे थी, ठीक है। बस हमेशा ऐसा ही होता है कंक्लूजन में। जैसे कि हमारे पास y=x का ग्राफ ऐसा था, ठीक है। बट जब हमने y=x में मॉड लगा दिया, तो मॉड से क्या हुआ, हमारी ये सारी नेगेटिव वैल्यूज़ भी पॉजिटिव हो गई और ये सब ऊपर आ गई, ठीक है। बस यही छोटा सा कंक्लूजन था जो हमें इससे मिला है, और ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन की नीड क्यों पड़ेगी, ठीक है। तो y=x की जब हम ग्राफ की बात कर रहे थे तो हमने ग्राफ तो बना दिया यार, एक स्ट्रेट लाइन आ गया, बट हमें अभी भी ये नहीं पता कि यार ये लाइन किस एंगल पे कट कर रही है, ठीक है। तो बस हम ये छोटी सी बात फाइंड करने के लिए हम स्लोप निकाला करते हैं। किसी भी इक्वेशन को लेने के बाद हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें dy/dx फाइंड होता है, ये जिसको हम स्लोप बोलते हैं, जो कि tan थीटा के इक्वल होता है। तो जैसे हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे y=x थी, हमने अगेन इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद देखिए हमें क्या मिला, 1 मिला, ओके। और dy/dx की वैल्यू क्या थी, tan थीटा 1 मिल गया हमें। और हमें ये पता चला कि 1 की वैल्यूज़, मतलब θ=tan 1 हो जाएगा ना। तो tan की 1 वैल्यूज़ कब होती हैं, 45 डिग्री और 225 डिग्री पर, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये पता चल गया कि यार जो एंगल्स हैं वो पहला वाला 45 होना है और जो सेकंड वाला है वो 225 होना है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है, स्लोप से। अब हम एक बार बस ये देख लेते हैं कि मॉडुलस फंक्शन को अगर हम ऐसे ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे। तो हमने सेम केस उसके साथ किया है, मॉडुलस फंक्शन के साथ, और हमने फिर से इक्वेशन ली है, d/dx किया है। बट अब की बार क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि अब की बार हमें जब y=mod x है और dy/dx तो हमने फाइंड कर लिया, इसको तो हम tan थीटा लिख देंगे, लेकिन आगे क्या होगा, बिकॉज यहाँ पर तो डिफरेंशिएशन आ गया mod x का। बस तो इसी चीज़ के लिए हमें डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ग्राफिंग में इसकी बहुत नीड है, ठीक है। और इसी बात पे छोटी सी बातों पे क्वेश्चन बन जाते हैं, जो बोर्ड्स बहुत पूछता है, उनको मॉड बहुत पसंद है, ठीक है। और जेई वालों को तो आप मतलब बहुत ज़्यादा ही पसंद है, कुछ मॉड गले लगा लेते हैं इसको। तो मतलब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, हम मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसको फाइंड करने से पहले बस आप 2-3 पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद मैं बता दूंगा, क्योंकि ऐसे अगर मैं रटवा दूं कि कैसे सॉल्व करना है मॉडुलस फंक्शन को, तो आपको समझ में नहीं आएगा, बस आप रट लेंगे कि हाँ इसको ऐसे करना होता है।
तो आप उसको एज ए स्टेप मत लीजिए, आप उसको समझिए कि उसको करना कैसे है, ठीक है। तो हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए इस पॉइंट में क्या है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। मतलब समझ आया आपको उसका? मतलब अगर कोई भी मेरा एक फंक्शन है, मेरा पेन, अगर कोई भी हमारा एक फंक्शन है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, वैसे तो ये साइन का लग रहा है बट इट्स ओके, देख लेते हैं ऐसे ही इसको। तो अगर नॉर्मली मेरा कोई एक फंक्शन है, तो जब तक ये कंटिन्यूअस होगा, बस उन्हीं लिमिट्स में, जिन लिमिट्स में ये कंटिन्यूअस होगा, मैं बस उन्हीं लिमिट्स में इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकता हूँ। और डिफरेंशिएशन अब कब नहीं होगा, डिफरेंशिएशन कब नहीं होगा, डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन तब नहीं होगा, सीधी बात, जब ये कंटिन्यूअस नहीं हो, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मान लीजिए इस पॉइंट पर, ठीक है ना, ऐसे, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर बिकॉज सडन डिक्रीमेंट हुआ है, तो इस पॉइंट पर अगर ये डिसकंटिन्यूअस है, तो इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सब जगह मैं इसको कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है तो इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे हर जगह, बाकी सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के, बिकॉज इस पर डिसकंटिन्यूअस है। तो सिर्फ इस पॉइंट पर डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, बल्कि पूरे फंक्शन में डिफरेंशिएट हो पाएगा। आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होगी वहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और बाकी कंटिन्यूअस में डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कुछ भी हो सकता है, आप जो मन करें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट बस इतना ही कहता है कि इफ़ अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, इफ़ अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस नॉट बीइंग कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट सी, मान लेते हैं कि एक सी पॉइंट पर हमारा फंक्शन, जैसे y इक्वल्स टू एक्स की बात करूं, तो वो 0 पर डिसकंटिन्यूअस था। अभी बताते हैं कैसे पता चला, ठीक है। तो अगर एक फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, तो उस पॉइंट को छोड़कर फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस होगा और सब जगह डिफरेंशिएट होगा, बट एक्स पर नहीं होगा, 0 पर, ठीक है। तो इफ़ अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट अ पॉइंट सी, देन इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएट एट दैट पॉइंट, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, बहुत छोटी बात है ये। तो अब हमें पता करना है कि यार एक फंक्शन का, एक मॉडुलस फंक्शन का हम कैसे पता चलेगा कि डिसकंटिन्यूअस वो कहाँ पर है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो देखिए हमारे पास बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। लेकिन अब मॉडुलस फंक्शन की बात आई है, बिना चैप्टर पढ़ाए मुझे ये बताना है कि हर फंक्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं मॉडुलस फंक्शन को। तो अब बताने के लिए तो फिर करना पड़ेगा ना कुछ। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक दिखाई है जो मैंने बुक्स में पढ़ी है, सेंगेज की, घनश्याम तिवानी, बेस्ट बुक है जेई के लिए भी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्लस बोर्ड्स के लिए भी। तो प्लीज़ अगर आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं तो घनश्याम तिवानी को मैं रिकमेंड करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी लिंक में डालूँ डिस्क्रिप्शन में घनश्याम तिवारी सर की बुक्स या कुछ भी, कोशिश करूँगा, ठीक है। सो ट्रिक हमारे पास क्या है, देखिए वो ग्राफिंग में एक्सपर्ट है सर, तो प्लीज़ मैंने उनसे ही सीखा है ये सब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ अब। सो ये बस एक बहुत छोटा सा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर देर इज़ अ किंक, कस्प और ब्रेक देर इज़ अ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अगर आपको ग्राफ बनाना आता है, अगर आपको डिसकंटिन्यूटी के बारे में पता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी किंक, कस्प और ब्रेक होता है उधर डिसकंटिन्यूटी मिलती है। मतलब एक ग्राफ में अगर कंटिन्यूटी में डिसकंटिन्यूटी तब आएगी जब किंक, कस्प और ब्रेक होगा, ठीक है। अब इस बात को बार बार रिपीट नहीं करा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब बस मैं ये बताता हूँ कि किंग, कस्प और ये सब कैसे आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए किंग का मतलब मैं आपको भी बता ही चुका हूँ, ये मतलब एक कोन टाइप बन जाना, नुकीली चीज़ मिल जाना ग्राफ में, ठीक है ना, ऐसा कुछ। और कस्प का मतलब क्या होता है, कस्प का मतलब ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ चल रहा है और सडन ऐसा मिसबिहेव हो गया, ठीक है, तो इसको हम कस्प बोलते हैं। और देन ब्रेक तो आपको पता ही होगा, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है और ऐसा हमारा ग्राफ चल रहा था अच्छा खासा, और फिर देन अगेन ये कट गया, एंड देन अगेन ये कट गया। तो ये जो 2 पॉइंट हमें मिले हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जहाँ पे ये ब्रेक हो गया है हमारा ग्राफ कर्व, तो बस उन्हीं को हम ब्रेक बोलते हैं सीधे सीधे, ठीक है। और ये रैपिड डिक्रीज़ को भी हम कस्प ही बोलते हैं। ये रैपिड डिक्रीज़ जो आपको दिख रहा है कि हमारे ग्राफ काफ़ी ऐसे जा रहा था और देन सडन डिक्रीज़ हो गया, तो उसको भी हम कस्प बोलते हैं, ठीक है। तो ये किंक, कस्प और ब्रेक जहाँ भी होंगे वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होगी। तो अब देखते हैं कि हमें किंक, कस्प और ब्रेक फाइंड कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास किंक, कस्प और ब्रेक फाइंड करने के लिए 2 मेथड हैं। पहला मेथड होगा ग्राफिंग, दूसरा मेथड होगा एनालिटिकल, ठीक है। तो ग्राफिंग मेथड में हमें देखिए बहुत सिंपल सी क्या करना है, पूरा हमें कोई भी फंक्शन हमें दे रखा हो, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x - 3, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है ना।
तो हमें ग्राफिंग में क्या करना होता है, एक्स की बस वैल्यूज़ पुट करनी है और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। ऐसे करके हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे और उन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे, जैसे हमें वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स वाले ग्राफ में किया था और वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाले ग्राफ में किया था। ऐसे ही करके हम पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे और जब हम पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे देन उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लाइन बना लेंगे और हमें ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ को देखकर हम ये बता सकते हैं कि किस पॉइंट पर किंक है। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर एक किंक है, इट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। इट मीन्स यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता। चलिए नहीं हो सकता, अच्छी बात है, बट हमें ये तो पता है ना कि एक्स इज इक्वल्स टू 0 को छोड़ के बाकी सब जगह ग्राफ कंटिन्यूअस है ना। तो बाकी सब जगह जब ग्राफ कंटिन्यूअस है तो क्या हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसी को देखने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टेप लिखना पड़ेगा y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे जिसको हिंदी में मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं और इंग्लिश में कर्व ब्रैकेट बोलते हैं। एक ब्रैकेट लगाने के बाद हम x की वैल्यूज़ पर डिपेंड कराएंगे कि फंक्शन कैसे बिहेव करता है। पहली बात तो इस स्टेप के बाद कहीं पर भी मॉड मत लगाइएगा। जब भी आप ब्रैकेट के अंदर आएंगे और फंक्शन लिखेंगे तब भी मॉड नहीं लगेगा, मतलब मैंने जो फंक्शन लिया है यहाँ पर वो मैंने मॉड एक्स लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने मॉड एक्स ही लिखा है और इधर भी मैंने मॉड एक्स ही लिखा है, बस मॉड का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, जब मॉड का यूज़ नहीं किया है तो एक्स की जैसे भी वैल्यूज़ होंगी ये फंक्शन वैसे ही ट्रीट होगा। मतलब अगर एक्स की वैल्यू छोटी हुई तो एक्स यार नेगेटिव होगा, सीधी बात है, तो माइनस के एक्स, और अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो एक्स पॉजिटिव होगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सिंपल बात है। अगर एक्स छोटा हुआ 1 से तो मतलब 0 से, तो मतलब छोटा होगा तो माइनस और बड़ा होगा तो प्लस। और यहाँ पे आने के बाद मॉड तो लगाते ही नहीं है, इसलिए मैंने मॉड नहीं लगाया है, जिससे मेरा फंक्शन यहाँ पे माइनस ही रहा है। अगर मॉड होता तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता खुद ही। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, बस हमने जब यहाँ पर ये निकाल लिया है तो अब हम सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। तो हमें इतनी बात तो मिली गई थी कि y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है, बस लगाओ यार हर जगह डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन ऑफ x आपको पता है 1 होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स आपको पता है -1 होता है, लिमिट्स हमारी ऐसे रहेंगी। ठीक है, और बस यही हो गया आंसर। ऐसे ही करते हैं इसको। बट उससे पहले एक चीज़ बस जान लीजिएगा कि यार देखिए आपने ग्राफिंग से ये तो सीख लिया कि कैसे करा, बट देखिए हर बार ऐसा नहीं होता हमारे साथ कि ऐसे भी फंक्शन मिलते हैं हमें कि e की पावर x मान लीजिए +1। अब क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हैं? तो प्लीज़ ये ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहिएगा कि हमने ग्राफ सीख लिया तो यार हमने डिसकंटिन्यूटीज फाइंड करनी आ गई। नहीं, क्योंकि हर चीज़ को हम ऐसे ग्राफिकली नहीं सॉल्व कर सकते। क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हैं आप एकदम से? कितना टाइम लगाओगे आप खुद ही सोचो, है ना। तो उसके लिए हमने एनालिटिकल मेथड निकाला है। अब मैं दिखाता हूँ आपको एनालिटिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो ये देखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ग्राफ हमारे हर क्वेश्चन में तो ग्राफ बनेगा नहीं ना। सो ये है हमारा एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में देखिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल फंडा है। हमें क्या करना है, कोई सा भी हमें क्वेश्चन दे दिया जाए मॉड का, हमें कुछ नहीं करना, बस मॉड वाले फंक्शन जो भी इसके अंदर दे रखा हो, जो हमारा e की पावर x, log x, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ भी हो सकता है ना, एक्सपोनेंशियल, तो ये सब जब हमारे पास होंगे, कोई सा भी एक फंक्शन हम सपोज कर लेते हैं और उस फंक्शन को हमें बस क्या करना है, इसको उठा के विदाउट मॉड, ठीक है, विदाउट मॉड हमें 0 के बराबर रखना है। इसको 0 के बराबर रखने के बाद हमें मान लीजिए एक वैल्यू फाइंड होती है x की। ठीक है, हमने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a लिखा है और ऐसे मान के चले हैं कि ये हमारा एक पॉइंट हमें मिल गया x की वैल्यू। ठीक है ना, तो बस आपको दिमाग में ये बात बिठानी है कि जब हमने फंक्शन को 0 के बराबर रखा और हमें x की एक वैल्यू मिली तो यही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी। अब आपको तो पता है कि यार y इज इक्वल्स टू मॉड x में तो x इज इक्वल्स टू 0 पर ही मिल रही है, क्योंकि अंदर वाले फंक्शन को जब हम 0 के बराबर रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 ही तो मिलता है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, जहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस है 0 हो गई। और बस उसके बाद लिमिट्स का ब्रेकिंग ऐसे ही होगा जैसे हमने पहले बताया, -x + x जब x छोटा होगा और जब बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे करके आप सॉल्व कर देंगे, मॉड डिसअपियर हो जाएगा इस वाली स्टेप के बाद। ये ज़रूर याद रखना है आपको, इधर आके मॉड मत लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर से सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। ठीक है ना, तो उसके बाद आप डिफरेंशिएट भी कर देंगे, डिफरेंशिएट भी बहुत ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट्स हमेशा ऐसी रहेंगी। अब बस दिक्कत कहाँ पर आती है, ये देखिए आपने y इज इक्वल्स टू मॉड x का डिफरेंशिएशन सीख लिया, पर आपने सिर्फ अभी y इज इक्वल्स टू मॉड x का ही सीखा है। क्यों? क्योंकि जब आप मॉड x वाले फंक्शन को, मतलब जो हमारा x था फिलहाल, उसको जब आप x 0 के इक्वल रख रहे थे तो आपको x की सिर्फ एक वैल्यू मिली। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा मिले? मान लीजिए यहाँ पे मॉड x² - 1 लिखा हो इज इक्वल्स टू
वाई। तो आप जब इस अंदर वाले फंक्शन को 0 के बराबर रखोगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेंगी, +1 और -1, दो वैल्यूज़ मिलेंगी। तो भाई तब कैसे लिमिट तोड़ोगे, ठीक है ना। तो उसके लिए अब ज़रा ओवर कॉन्फिडेंट मत आओ, ठीक है। अब ये देखते हैं कि हमारे पास व्हेन देयर इज़ मोर देन वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अभी तक तो एक था, बट क्या हो अगर एक से ज़्यादा हो, है ना, तो उसको हम लिमिट्स कैसे ब्रेक करेंगे। देखिए बहुत ईजी है, टेंशन मत लीजिए। x इज इक्वल्स टू +-1 है, 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गए, एक होगा +1 और एक होगा -1। अब इसको जब हम ग्राफिकली देखते हैं थोड़ा सा, तो आपको देखिए क्या मिलता है। ये है हमारा ग्राफिकल। तो ये इस ग्राफ एक्चुअली हमारा कैसे बनता है, आपको पहले ये दिखाता हूँ कि x² - 1 का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, जब भी एक नॉर्मल फंक्शन का आप ग्राफ बनाएंगे एंड देन उसका मॉडुलस लगा के ग्राफ बनाएंगे, तो जो भी चीज़ हमारी y नेगेटिव दे रही होगी, मतलब ये सारा पोर्शन, एक मिनट, ये सारा पोर्शन और ये दोनों, ये पूरी लाइन, ठीक है ना, ये हमें दिखा रहा है कि यार y नेगेटिव हो रहा है यहाँ पर जब हम मॉड लगा देंगे तो हमें क्या करना है, इस y के नेगेटिव पोर्शन को उठा के ऊपर शिफ्ट कर देना है, ठीक है ना, उसी पॉइंट से जिन पॉइंट से ये बने थे। और बस हमें मिल गया y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ फंक्शन का मॉड ऑफ x² - 1 का ग्राफ, ठीक है ना। तो ऐसे मिल जाएगा ग्राफ ईजी हो जाएगा अगर आप पहले नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे और उसके बाद उसको मॉड में ट्रीट करेंगे, ठीक है। मॉड में पहले ही ट्रीट करेंगे तो यार पॉइंट्स आप प्लॉट कर सकते हैं, ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बनाया था पहले, जो लगता है कि हाँ लग रहा है मॉड का ग्राफ, ठीक है। तो देखिए हमें ये मैंने ग्राफ क्यों बनाया, जिससे कि आपको लिमिट्स थोड़ी समझ में आए। जब मोर देन 1 होंगी तब, यार 1 में तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, एक इधर लिमिट होगी एक इधर लिमिट होगी, एक बीच में x0 है जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है, दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिली है हमें, एक ये और एक ये, -1 और 1। तो अब हम लिमिट्स कैसे तोड़ेंगे, यार आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है और एक ये रीजन है। मतलब x जब सबसे 1 से बड़ा होगा तब, x -1 और 1 के बीच में होगा तब, और x -1 से छोटा होगा तब, ठीक है। तो बस यही दिखाने के लिए मैंने ग्राफ बनाया, जिससे कि आपको लिमिट थोड़ी समझ में आए कैसे ली गई हैं, अदरवाइज मैं तो लिख देता और आप रट्टे बैठते, ठीक है। सो ये आपको लिमिट्स मिल गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट्स कैसे ली है मैंने, ठीक है ना। अब एक बात ज़रूर ध्यान रख लेना कि आप जब इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखी है ना इज इक्वल्स टू लगा के, ये एक्चुअली फंक्शन में लाई नहीं करती हैं। जो हम डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे लिमिट्स तोड़ने के बाद, ये मैंने किया है ना, यहाँ पर लिमिट्स तोड़ दी और यहाँ पे अब मैं डिफरेंशिएट करूँगा, इस पॉइंट में मॉड हटा दूँगा। तो यहाँ जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा यारो, तो ये मत समझ लेना कि ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी, ये वैल्यूज़ लाई करेंगी। मतलब यार बस ये ध्यान रखो कि 1 पर और जब -1 पर ये डिसकंटिन्यूअस है तो आप किसी भी हालत में ये वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे क्यों, अब बताता हूँ। देखिए जब हमारे पास हम लिमिट तोड़ने की बारी आई और हमने ये लिखा y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x² - 1, है ना, तो हमें क्या पता चलता है, तो जब हमने ये स्टेप किया था तो हमें बस ये पता चल गया था कि यार y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x² - 1 है। अब यहाँ पे आने के बाद मॉड हट जाएगा, पर क्या तीनों जगह साइन सेम होंगे, कैसे मैं चेक करूँगा यार, है ना। तो हम चेक करने का ये तरीका है कि x जब हमारे पास स्मॉलर देन -1 है तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन लगा तो है, लेकिन मुझे यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। -2 यूज़ करूँगा और छोटी वैल्यू -1 से। -1 यार क्यों यूज़ नहीं किया आपको भी पता है, बिकॉज अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा -1 पर, इस वजह से हम -1 लेंगे ही नहीं, ठीक है। ये सिर्फ हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमें मिलता क्या है। मतलब यहाँ पर देखिए -1 से छोटी x की वैल्यू जब मैं पुट करता हूँ -2, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलता है, +3 मिलता है, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ मैंने मॉड इसलिए नहीं लगाया बिकॉज आपको पता है कि इस स्टेप पे आने के बाद मॉड नहीं लगता है, ठीक है ना, बता चुका हूँ मैं पहले भी। तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिखा है, अभी बताता हूँ, इसको मैं अभी समझा देता हूँ बस एक सेकंड में। यहाँ पर मैंने +3 हो गया, उसके बाद जब मैंने -1 और 1 के बीच की वैल्यू ली x की, तो वो ऑब्वियस सी बात है 0 होगी। 0 पुट की x की वैल्यू तो मेरे को मिला -1, इट मीन्स नेगेटिव। और उसके बाद यहाँ पर मिला था मेरे को पॉजिटिव, एंड देन अगेन मैंने यहाँ पर 2 पुट किया तो मेरे को मिला 3 पॉजिटिव, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो 1, 2 और 3 रीजन्स की बात करी थी यहाँ पर, ये और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव मिले हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बस मैं ये बताना चाह रहा था इतनी देर से कि जब ऐसा हो और आप वैल्यूज़ x की डालने के लिए चेक करो कि हमें क्या मिल रही है y की वैल्यू और ये साइन कैसा आएगा, ये चेक करने की कोशिश करोगे ऐसे करके,
तब बस आप ये वैल्यू मत पुट कर देना जो मैंने इज इक्वल्स टू में लिखी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। डिफरेंशिएट जब आप करोगे तब दिक्कत होगी, क्योंकि यार इस पॉइंट पे तो ये डिफरेंशिएट होएगा ही नहीं ना। तो हमें वो सारी वैल्यूज़ लेनी है एक्सेप्ट -1 और 1, बिकॉज वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो अब बस आपको कुछ नहीं करना है, जब आपको पता चल गया ये कैसे फंक्शन है, माइनस में है प्लस में है, एंड देन बस थोड़ा सा सॉल्व किया है इधर, ज़्यादा कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है बहुत बड़ी। उसके बाद आपने यहाँ पर डिफरेंशिएट करने की ट्राई की है, ये देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट, और लिमिट्स हमारी वही रहेंगी जो हमने पुट की थी। ठीक है, 2x -2x और 2x, बस इसको हम ऐसे करके लिख देंगे और हमारा आंसर हो जाना है ऐसे करके, और एक बहुत बड़ा चांद तारा मार के आना है यहाँ पे आंसर लिख के। ठीक है, अब आप कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केपेबल है। और बस एक बार हाँ ये और देख लीजिए सिमिलरली कि क्या होता है जब आपको मोर देन 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाए तो लिमिट्स को कैसे ब्रेक करेंगे। मान लीजिए 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाते हैं और ए बी और सी में सी सबसे बड़ा है, उससे छोटा बी, उससे छोटा ए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू सबसे छोटी से सबसे छोटी, मतलब एक्स, मतलब यार ऐसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे आ सकता है, ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, मतलब एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दूसरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और तीसरा, तो मतलब रीजन क्या होगा, इससे छोटा, सबसे छोटे वाले से सबसे छोटा, उसके बाद ए और बी के बीच में, है ना। अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है तो सबसे छोटा ए से भी छोटा, ए बी के बीच में, बी सी के बीच में, एंड देन सी से बड़ा। ठीक है, ऐसे करके आप लिमिट्स को तोड़ लेंगे और बस सॉल्व, बाकी तो वैसे करना ही है। आपको बताइए यहाँ पर मैंने इज इक्वल्स टू वाला साइन कहीं नहीं लगाया है, बिकॉज देखिए आप वो लगाओ कि ना लगाओ वो मैटर नहीं करता। ठीक है, मैं चाहता तो मैं इन सब में भी नहीं लगाता, बट हाँ फिर क्वेश्चन पूछते बच्चे कि भैया आपने ये क्यों नहीं करा है, सर आपने ये क्यों नहीं किया, या आपने इक्वल्स टू लगा रखा है यहाँ पे, इक्वल्स टू क्यों नहीं लगाया, क्या वो वैल्यू नहीं आएगी ग्राफ में। बच्चे बोलते हैं कि यार आपने वो वाला तो यूज़ किया ही नहीं। इट मीन्स आपने पूरा ग्राफ बनाया है, मान लीजिए ऐसे करके, है ना, -1 मान लीजिए यहाँ पे +1 है, तो और जब हम पूरे रीजन की बात कर रहे हैं इसको और इसको लेके, और -1 की बात नहीं कर रहे, इट मीन्स भैया आपने इधर का तो ग्राफ बनाया ही नहीं। मतलब ये स्टूपिड क्वेश्चंस होते हैं कुछ, इस वजह से मैंने उधर 1 लिखा है। बट प्लीज़ समझिएगा आप इस बात को कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स को हम कभी भी इक्वल नहीं रख सकते एक्स के, अदरवाइज वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा इधर। ठीक है, सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच यार।